नमस्ते, आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस के साथ आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में लोग बहुत कम ही मुझसे पूछते हैं। आमतौर पर सवाल होते हैं ये, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरा करियर क्या होगा, मेरी शादी किससे होगी, क्या मैं विलायत जाऊंगा, क्या मैं लॉटरी जीतूंगा और क्या मैं सेहतमंद रहूंगा। तो सवाल इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द। एक एरिया जहां लोग मुझसे बहुत ही कम सवाल पूछते हैं वो है मोक्ष, यानी आत्मा की आजादी और मौत के बाद ऊंचे आलम में पहुंचना। तो ये मुक्ति या नजात जिसके बारे में हम बात करते हैं, कुंडली में उसके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है। समझिए ना, कुंडली दिखवाने का मकसद आमतौर पर रूहानी वजहें नहीं होती। ज्यादातर वक्त कुंडली दिखवाई जाती है दुनियावी वजहों से, वो जो मैंने बताए, शादी, नौकरी, करियर, सरकारी नौकरियां। भारत में बहुत से लोग सरकारी नौकरियों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। फिर क्या मैं शेयरों से पैसा कमाऊंगा, स्टॉक से, या क्या मैं विदेश जाऊंगा। तो ज्यादातर सवाल होते हैं जिंदगी के बहुत ही दुनियादार पहलुओं के इर्द गिर्द। अगर सवाल इनके बारे में नहीं होते तो फिर सवाल होगा जीवन साथी के बारे में, या सवाल होगा माँ बाप के बारे में, या सवाल होंगे बच्चों के बारे में, जो फिर से दुनियादार ही है। तो मैं कुछ ख्यालात और कुंडली में कुछ स्थितियों, प्लेसमेंट्स के बारे में बांटना चाहता हूं कि इंसान मोक्ष को अपनी कुंडली में कैसे देख सकता है। अब पहली बात यह है कि कुछ खास स्थितियों के होने से ये बिल्कुल पक्का हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मगर मौके आपको दिए जाते हैं और ऊंची संभावनाएं आपको दी जाती हैं आपकी कुंडली में कुछ स्थितियों की वजह से। तो मिसाल के तौर पर लग्न में एक बहुत अच्छी तरह बैठा बृहस्पति आपको एक अच्छा मौका देता है एक बहुत ही समझदार इंसान बनने का, एक बहुत ही ज्ञानी इंसान बनने का, एक गुरु की तरह पेश आने का और अपनी जिंदगी को ज्यादा हिकमत के साथ गुजारने का। हालांकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बृहस्पति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को कैसे चलाने के लिए करते हैं और फिर एक ऐसे शख्स की हैसियत और शोहरत हासिल करते हैं जो एक बहुत ही समझदार इंसान, एक ज्ञानी आदमी और एक गुरु भी है। तो ये आप पर है, मगर ये मौका आपको लग्न में एक बहुत ताकतवर, अच्छी तरह बैठा बृहस्पति मित्र राशि में देता है। तो ये मौके आपको यकीनन दिए जाते हैं। संभावना आपको ग्रहों की स्थितियों के जरिए दी जाती है, मगर कोई गारंटियां नहीं होती। और ठीक ऐसा ही मोक्ष के साथ है। मोक्ष कुछ स्थितियों का जिक्र श्लोकों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में किया गया है कि फला फला स्थिति आपको मोक्ष दे सकती है। कोई गारंटी नहीं है, मगर चलिए बात करते हैं वो कौन सी स्थितियां हैं जो आपको मोक्ष की ऊंची संभावना देती हैं। साथ ही इंसान की जीवनशैली कैसी होनी चाहिए जो फिर से मोक्ष पाने की संभावना को बढ़ा देती है आपकी जिंदगी के बाद या आपकी मौत के बाद। अब केतु के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए मोक्ष हासिल कर सकता है, और खास तौर पर अगर वो 12वें घर से जुड़ा हुआ है या 12वें घर में बैठा है, मिसाल के तौर पर। और ऊंची संभावना की बात तब की गई है जब केतु और बृहस्पति दोनों 12वें घर में बैठे हों, खास तौर पर मिसाल के तौर पर मीन राशि में या फिर धनु राशि में या कोई भी मित्र राशि या फिर कर्क राशि में। हालांकि मेरी नजर में ये स्थिति आपको मोक्ष की गारंटी नहीं देती, मगर ये आपके मोक्ष के चांस बढ़ा सकती है इस वजह से कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। और हम केतु और बृहस्पति को ही दो अहम या मोक्ष से जुड़े ग्रह क्यों मानते हैं? एक वजह यह है कि बृहस्पति एक बहुत ही रूहानी ग्रह है, ये हिकमत का ग्रह है। एक ज्ञानी आदमी आमतौर पर दुनियादारी की तरफ नहीं भागेगा, वो ज्यादा पैसा कमाने, लॉटरी जीतने या मकान और गाड़ियों के पीछे नहीं दौड़ेगा। वो शख्स हिकमत और अपने तजुर्बात का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए करेगा। और केतु क्यों? केतु त्याग या छोड़ देने का ग्रह है। तो एक शख्स जो अपनी जरूरतों, अपनी चाहतों को छोड़ देता है और बृहस्पति केतु के मेल से एक ज्यादा रूहानी शख्स बन जाता है, और जिसकी दिलचस्पी या हिकमत 12वें घर के बारे में है। 12वें घर की क्या अहमियत है? 12वें घर को मोक्ष का घर कहा जाता है और 12वें घर को त्याग, इनकार और नुकसान का घर भी कहते हैं। तो एक शख्स जो दुनियादार तर्ज अमल को छोड़कर अपनी हिकमत और तजुर्बात के जरिए त्याग करके ऊंचे से ऊंचे रूहानी तर्ज अमल को हासिल करने के लिए तैयार है, इसी वजह से 12वें घर में बृहस्पति और केतु का मेल या युति आपको मोक्ष दिलाने में सबसे बड़ी राय रखता है। हालांकि अगर आप, जबकि केतु 12वें घर में मौजूद है, फिर भी दुनियादार फायदों के पीछे भागते रहते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और खुदा की मर्जी के आगे नहीं झुकते और उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो आपको मोक्ष से दूर ले जा सकती हैं, तो जाहिर है आप अपने मोक्ष के चांस कम कर रहे हैं।
अब आम स्थितियां कौन सी हैं? ये वो है जो शास्त्र कहते हैं, ज्योतिषीय ग्रंथों के श्लोक हमें बताते हैं। मगर आम तौर पर वो और कौन सी स्थितियां हैं जिनका जिक्र भी किया गया है, जिनके बारे में बात भी की गई है, और जो जब किसी खास घर और राशि से जुड़ती हैं और जिंदगी में बर्ताव और नजरिए की तरफ ले जाती हैं, आपको मोक्ष दे सकती हैं? पहली बात, मैंने देखा है कि आमतौर पर वो लोग जिनके बृहस्पति और केतु का 12वीं राशि की आखिरी डिग्री में मजबूत मेल हो, चाहे 12वीं राशि कोई भी हो, अगर आप आखिरी डिग्री में हैं और लग्न की डिग्री के करीब है, तो मेरे ख्याल से ऐसे शख्स के मोक्ष पाने के चांस ज्यादा हो सकते हैं अगर केतु वहां बैठा है या फिर बृहस्पति वहां बैठा है, मिसाल के तौर पर चंद्रमा के साथ, क्योंकि वो लग्न के करीब होते हैं। तो एक ग्रह जो 12वें और पहले घर की सीमा पर बहुत करीब हो, तो एक शख्स, क्योंकि उसकी लग्न से कुर्बत है, ग्रह की लग्न से कुर्बत भी है, वो लग्न पर ही असर डालते हैं। इसका मतलब है वो उस शख्स के जिंदगी गुजारने के तरीके पर असर डालते हैं। तो अगर केतु और बृहस्पति 12वीं राशि की आखिरी कुछ डिग्री में हो और लग्न के करीब हो, तो उस शख्स की पूरी जिंदगी त्याग, इनकार, रूहानियत, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए हिकमत के इस्तेमाल, और खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने, सेवा की जिंदगी, लोगों के तरक्की के लिए तजुर्बात के इस्तेमाल की जिंदगी के करीब होगी। ये एक बात। दूसरी बात, लग्न में ही केतु की जगह। मिसाल के तौर पर लग्न में ही बैठा केतु और बृहस्पति भी आपको ऐसे रुझान दे सकते हैं जहां शख्स खुद को बिल्कुल नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि मेरी शोहरत क्या है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी शख्सियत क्या है, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता, दूसरों की मदद करता है। और ऐसा शख्स शायद, आप जानते हैं, जिंदगी के दुनियादार गुणों और खुद जिंदगी से बहुत कम जुड़ाव रखता है। वो शख्स दूसरों के लिए ज्यादा जिएगा। यहाँ तक कि जब उसकी शादी होती है, वो ज्यादातर वक्त यही कोशिश करेगा कि अपनी जोड़ीदार, अपनी बीवी को ज्यादा खुश रखे, बच्चों को ज्यादा खुश रखे, माँ बाप को ज्यादा खुश रखे, बजाय इसके कि खुद के लिए जिए। तो ये 12वें या लग्न के साथ बृहस्पति और केतु का बहुत मजबूत जुड़ाव है। दूसरी स्थितियां या तो बृहस्पति का चंद्रमा से मेल है या फिर केतु का चंद्रमा से मेल। और ऐसा क्यों है? चंद्रमा आपका दिमाग है, आपका मन, और आपका मन वो सरदार या सबसे ताकतवर ग्रह है जो दर्शाता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी क्या आरजू है, आपकी हरकत कहाँ है, आपकी दिलचस्पियां कहाँ है। और इसलिए अगर केतु और चंद्रमा जुड़ते हैं, तो वो शख्स अपनी खुद की भावनाओं या अपनी खुद की भावनात्मक जरूरतों को देखने की बजाय, क्योंकि चंद्रमा भावनाएं भी हैं, दूसरों की भावनाओं को देखेगा। जहां भी केतु बैठा हो, वो शख्स खुद के बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के लिए सेवा करता है या चीजों को देखता है। तो केतु के साथ चंद्रमा, वो शख्स अपनी खुद की भावनात्मक जरूरतों को नहीं देखेगा बल्कि दूसरों की भावनात्मक जरूरतों को देखेगा। खुद को सहारा देने को नहीं देखेगा बल्कि दूसरों को देखेगा और उनकी देखभाल करेगा। और चंद्रमा माँ भी है, तो उस शख्स में दूसरों के लिए और जिंदगी के प्रति बहुत सारा ममतापूर्ण प्यार और ममतापूर्ण देखभाल का जज्बा होगा। और इसीलिए लग्न में या 12वें घर में या चौथे घर में या 8वें घर में भी यह मेल आपको मोक्ष के करीब ला सकता है। ऐसा क्यों है? अब चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर मोक्ष के घर या मोक्ष भाव क्यों कहलाते हैं? पहली बात, ये तीनों आपस में 5वें घर की ताकत बांटते हैं। 12वां घर मोक्ष का घर है, वहां से 5वां घर चौथा घर है, और चौथे घर से 5वां घर 8वां घर है। अब क्योंकि किसी भी घर से 5वां घर उस घर के फायदे भी देता है और उस घर की ताकत बांटता है, इसीलिए 12वां, चौथा और 8वां आपस में ताकत बांटते हैं, आपस में मिलते जुलते भी हैं, वो भी मोक्ष के नजरिए से, त्याग के नजरिए से। और इसीलिए ये तीनों मोक्ष के घर हैं। चौथा, 8वां और 12वां को मोक्ष भाव कहने की वजह ये है। 12वां घर क्या है? 12वां घर त्याग के बारे में है, सब कुछ छोड़ देने के बारे में, दुनियादार रुझानों को छोड़ने के बारे में, और उस घर के तौर पर भी जाना जाता है जहां आप दुनियावी जरूरतों से बाहर ऊंची जरूरतों की तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं। और इसीलिए मीन राशि एक ऐसी राशि है जो ज्यादा कल्पनाशील है, जो अपने आसपास की तुरंत दिखने वाली दुनियादार चीजों को नहीं देखती, बल्कि एक बहुत ही रचनात्मक और कल्पनाशील ताकत है। तो 12वां घर मोक्ष का घर होने के नाते और चौथा व 8वां उसी की ताकत बांटते हैं। मोक्ष के मामले में 12वें के मिलते जुलते हैं, ये तीनों मोक्ष भाव है। दूसरी बात ये भी है, इंसान की मौत कहाँ होती है? जब आप जानते हैं, उसकी जिंदगी में शख्स या तो अपने घर पर अपनी नींद में मरता है, और वो कौन सा घर है? वो घर जो वो बनाता है चौथा घर है, उसका घरेलू जीवन चौथा घर है।
ये उसकी दिमागी सुकून भी है, ये उसकी घरेलू खुशी भी है। और गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा आश्रम या सबसे पवित्र आश्रम कहा गया है खुदा की सबसे करीबी हासिल करने के लिए। एक शख्स जो गृहस्थ आश्रम की अच्छी सेवा नहीं करता, वो दूसरे आश्रमों से ज्यादा फायदे हासिल नहीं कर सकता या ऊंचे आलम तक नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए चौथा घर भी मोक्ष का घर है, क्योंकि वो ताकत बांटता है। ये गृहस्थ आश्रम का भी घर है, उसकी घरेलू खुशी और उसके दिमागी सुकून का भी। और ये माँ का भी घर है, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। और शायद वो अपने घर पर, अपने बिस्तर पर, अपनी नींद में मर जाए, तो इसीलिए अपने घर से वो सीधे मोक्ष हासिल कर सकता है, घर पर मरते हुए और उस हालत में। और साथ ही उसकी जिंदगी में विशेषताएं भी कुछ ऐसी हैं कि वो कोई है जो दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों की देखभाल कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, खुद को नहीं देख रहा बल्कि दूसरों की सेवा के जरिए खुदा के करीब जाना चाहता है। तो एक शख्स जो बहुत मेहरबान पति है, बहुत मेहरबान बाप है, बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला शख्स है, माँ की सेवा करता है, माँ की दुआएं लेता है, क्योंकि चौथा घर माँ भी है, तो उस शख्स के मोक्ष हासिल करने के चांस भी ज्यादा होते हैं। इस्लामी नजरिए से मुसलमान लोग अहादीस और कुरान शरीफ भी माँ की अहमियत पर जोर देते हैं। असल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, अगर तुम्हें माँ की दुआ नहीं है, तो तुम चाहे कितने भी अच्छे अमल कर लो, तुम जन्नत हासिल नहीं कर सकते। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और अगर आप जानते हैं, इस्लामी नजरिए से जन्म मरण का चक्र नहीं है। अगर आप मरते हैं तो आप सीधे मोक्ष हासिल करते हैं या जन्नत में जाते हैं, अगर आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हो और आपके दूसरे अच्छे अमल हों। मगर अगर आपकी माँ आपसे नाराज है, आपने माँ की सेवा नहीं की, माँ आपसे दुआ नहीं है, वो आपसे नाराज है, आपके कुछ, आप जानते हैं, कुछ करतूतों की वजह से, तो बाकी सब चीजें आप जिंदगी में अच्छी कर ले, आप फिर भी मुक्ति या मोक्ष या जन्नत हासिल नहीं कर सकते। ये अहम है क्योंकि ये माँ का घर है। और अगर कोई शख्स माँ को बहुत नाराज रखता है, वो शख्स जिसने आपको इस दुनिया में लाया, और उसकी सेवा नहीं करता, तो आप अपने मोक्ष के चांस भी बर्बाद कर देते हैं। और साथ ही अगर आप प्यार करने वाले पति नहीं हैं, प्यार करने वाले बाप नहीं है, और आप वो शख्स नहीं हैं जो गृहस्थ आश्रम को अच्छे से निभाता है, फिर आठवां घर भी मोक्ष का घर है। क्योंकि पहली बात तो आठवां घर जिंदगी और मौत का घर है, ये आपकी उम्र बताता है। मगर आठवां घर सारी छुपी हुई चीजों, रहस्यवाद की ताकतों का भी घर है। आप मोक्ष हासिल करेंगे या नहीं, ये भी एक रूह या राज है जो सिर्फ आपकी मौत के बाद, सिर्फ मौत के बाद, जिसका प्रतिनिधित्व आठवां घर करता है, ही जाना जा सकता है। और इसीलिए आठवां घर भी मोक्ष का घर है, इस वजह से भी कि एक शख्स अगर वो घर पर नहीं मरता और अस्पताल में नहीं मरता, जिसका प्रतिनिधित्व 12वां घर करता है, तो शायद वो घर से बाहर, सड़क पर, एक हादसे से मर जाए। आठवां घर क्या है? ये अचानक घटनाओं और अचानक सदमे, बहुत बड़े सदमे का घर है, जो अचानक आते हैं, जो हादसे होते हैं। तो अगर आप एक बहुत बड़े अचानक सदमे से गुजरते हैं, एक हादसे के जरिए, और अगर आप मर जाते हैं, तो आप मोक्ष भी हासिल कर सकते हैं अगर आपने दूसरे अच्छे अमल भी किए हों, जो ज्यादा दूसरों की सेवा करने, दूसरों की देखभाल करने का प्रतिनिधित्व करते हो, बजाय इसके कि खुद के लिए जिया हो। तो एक शख्स जो दुनियादार चीजों, जिंदगी के दुनियादार पहलुओं पर ज्यादा फोकस करता है, बजाय इसके कि दूसरों के लिए जिए, आप पाएंगे कि वो मोक्ष हासिल करने के चांस कम कर देता है। और अगर आप चौथे घर की विशेषताओं की अच्छी सेवा नहीं करते, आठवें घर की विशेषताओं की अच्छी सेवा नहीं करते, सदमे में मौजूद लोगों की मदद नहीं करते, मुश्किलात का सामना कर रहे लोगों की मदद नहीं करते, तो सारी आठवें घर की ताकतें, बीमार लोगों की मदद, जरूरतमंद लोगों की मदद, जिन्हें कुछ और दिक्कतें, मसले जिंदगी में हैं, उनकी मदद, अगर आप ये सब नहीं करते, आप दूसरों के लिए नहीं जीते, आप दूसरों की देखभाल नहीं करते, आप अपनी कुछ दुनियादार चाहतों को छोड़कर लोगों की मदद, सदमे में मौजूद लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आते, तो आप मोक्ष हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए चौथा, आठवां और 12वां मोक्ष के घर है, और इनमें मजबूत ग्रह स्थितियां, खास तौर पर जहां केतु, चंद्रमा या बृहस्पति का सवाल है, आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकती है। दूसरा ग्रह जो आपको ऊंचे आलम तक पहुंचाने में भी मदद करता है वो है सूरज, आपकी रूह। सूरज प्राकृतिक आत्मा या आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है। और कोई भी ग्रह जो आठवें घर का मालिक भी हो, और सबसे ऊंचा ग्रह जो आत्माकारक है, वो ऐसी ग्रहीय ताकतें हैं, या ऐसा ग्रह जो केतु, चंद्रमा या बृहस्पति के साथ बैठा हो,
या कम से कम 2 और ग्रहों के साथ युति में हो, जैसे 8वें घर का मालिक अगर वो आत्माकारक भी है केतु के साथ बैठा हो, या चौथे घर के साथ या लग्न के साथ, आपको दूसरों की सेवा की जिंदगी जीने, दुनियादारी से दूर जाने का ऊंचा मौका भी देते हैं। और ये आत्माकारक भी है, रूह की सफर भी आपको मोक्ष दे सकती है। हालांकि आपके खुद के अमल बहुत बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर मिथुन लग्न वाले जातक के लिए उनका 8वां घर और 9वां घर एक ही, आप जानते हैं, मालिक से जुड़े होते हैं। 8वां घर मकर राशि का घर है और 9वां घर कुंभ राशि का घर है। तो जब 8वां घर और 9वां घर ताकत बांटते हैं तो आपका धर्म रूहानियत बन जाता है, या आपकी रूहानियत आपका धर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पर तो ऐसा शख्स लोगों की मदद करने को देखेगा, अपने वजूद की ऊंची ताकतों का इस्तेमाल करके, और इंसानियत की सेवा करना उसका धर्म बन जाता है, उसकी जीने की तर्ज बन जाती है। और इसीलिए ऐसे लोग जहां आपके 8वें और 9वें घर जुड़े हों, या 8वें और चौथे घर मजबूती से जुड़े हों, या 8वें घर और 12वें घर मजबूती से जुड़े हों, या यहां तक कि 9वें और 12वें घर मजबूती से युति या स्थितियों की वजह से जुड़े हों, साथ ही जिंदगी के प्रति बहुत ही, आप जानते हैं, निस्वार्थ रवैया, दूसरों की मदद करना, ये भी इसे मोक्ष की तरफ ले जाएगा। एक और जुड़ाव जो मैंने देखा है, जो लोगों को खुदा की तरफ ज्यादा ले जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोक्ष देता है, मगर खुदा की तरफ ज्यादा ले जाता है या ऊंचे आलम तक पहुंचाता है, वो है 6ठे और 8वें घर और 6ठे और 12वें घर के बीच ताकतों की साझेदारी। एक वजह यह है कि 6ठा घर भोग भाव भी है, या वो भाव है जिसे आप जानते हैं, जो 5वें घर की कमाई है। तो मिसाल के तौर पर लग्न की कमाई दूसरा घर है, तो 5वें घर की कमाई, जो आपके आगे ले जाने वाले कर्म का भी प्रतिनिधित्व करती है, 6ठा घर है। और 6ठा घर सेवा का घर भी है। तो अगर आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, और आप विनम्र हैं, और अगर 8वें और 6ठे घर के ग्रह भी ताकत बांटते हैं, तो आप अपनी निस्वार्थ सेवा के जरिए सदमे में मौजूद लोगों की सेवा करते हैं। तो बहुत से डॉक्टर, बहुत मशहूर डॉक्टर, जिंदगी के बहुत से अहम लोग भी, जिनके पास जो एनजीओ चलाते हैं या अस्पताल और क्लिनिक चलाते हैं जहां 6ठे और 8वें घर की ताकतें जुड़ी हों, और जो खुद अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं करते, मगर ज्यादातर पैसा जो वो पीछे छोड़ते हैं चैरिटी के लिए, या किसी, आप जानते हैं, फाउंडेशन के लिए जो वो पीछे छोड़ते हैं, वो भी कुछ ऐसा है जो लोगों को मोक्ष की तरफ ले जाने में मदद करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अहम है। ग्रह बृहस्पति, केतु, चंद्रमा का एक साथ आना, कुछ हद तक सूरज की मदद, लग्न, चौथा घर, 6ठा घर, 8वां घर, 9वां और 12वां घर में इन स्थितियों का होना, और शख्स का रवैया निस्वार्थ होना, दूसरों की मदद करना, खुद पर फोकस न करना, हमेशा इंसानियत और विनम्रता को देखना, और ऐसा शख्स होना जो घमंडी नहीं है, जो आक्रामक नहीं है, जो नर्म स्वभाव का है, जो कोमल स्वभाव का है, ऐसे शख्स के मोक्ष तक पहुंचने के सबसे ऊंचे चांस होते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी तहकीकात कुंडली में स्थितियों की, और वो कौन सी युतियां हैं जो आपको जिंदगी में मोक्ष हासिल करने में मदद कर सकती हैं। अगर आप मुझसे निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो मेरे पास नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए जरूर पहुंचें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी जान सकें कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष की तरफ एक सफर शुरू कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर किसी और वक्त मुलाकात होगी। ये आपका दोस्त और रहनुमा इरफान विदा लेता है। बाय।